प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का गर्मजोशी से स्वागत है। आज हम लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर में जो गद्य वाला भाग है उस पर बात करेंगे। पद्य वाले भाग पर दूसरे पीरियड में इसको पूरा किया जाएगा। गद्य वाले भाग पर अभी बात कर रहे हैं, तो बात शुरू करते हैं। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मॉडर्न एटम बम में जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। बहुत सोच समझकर उसमें प्रश्नों का चयन किया गया है। उसमें भी जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण लगा है उसको यहाँ पर रखा गया है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और उस पर भी आप ध्यान देंगे। तो बात शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाक् शक्ति का महत्व क्या है? यह गद्य वाला भाग है। वाक् शक्ति का महत्व क्या है तो आप सामान्य तौर पर भी जानते हैं। बोलने से ही व्यक्ति के मन का भरास निकलता है। हम एक दूसरे के सहयोगी बन पाते हैं। यदि वाक् शक्ति नहीं रहे तो हम लुंज पुंज बनकर रह जाएंगे। हम एक दूसरे के सुख दुख से परिचित हो नहीं पाएंगे, एक दूसरे की सहायता कर नहीं पाएंगे। तो सामाजिकता के निर्वाह के लिए वाक् शक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यूरोप में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यूरोप में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तीसरा है, जारा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा के इस कथन का अर्थ स्पष्ट करें। इसमें लेखक ने सैनिकों के जीवन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सैनिक जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते शहीद हो जाते हैं, उसी का जीवन सफल माना जाता है। सरकार के तरफ से वजीफा उसी को ही मिलता है। यदि युद्ध क्षेत्र में किसी बीमारी से वह मर गया तो उसे किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। जैसे निमोनिया से यदि कोई सैनिक अपने युद्ध क्षेत्र में मर जाता है तो उसको किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। युद्ध में ही मरने वाले को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक मरता है युद्ध करते करते, उसी को प्रोत्साहन दिया जाता है। बीमारी के कारण या किसी और कारण से मर गया तो उसको सरकार के तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती है। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था? फिरंगी मेम के बाग में आप देख रहे हैं हरी हरी मखमली घास थे, उसमें सुंदर फल फूल भी थे, यानी सुंदर वह पार्क के रूप में था, सुंदर बगीचा के रूप में था। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ध्यान रखना होगा कि यह पाठ आपको संपूर्ण क्रांति से उद्धृत है। इसमें भ्रष्टाचार की जड़ बताया गया है सरकार की गलत नीतियां। सरकार की गलत नीतियों के कारण भ्रष्टाचार होता है और उस गलत नीति में यह जो अभी वर्तमान चुनाव प्रणाली है, यह भी भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी जड़ है। तो इस तरह आपने देख लिया कि गलत चुनाव प्रणाली और सरकार की गलत नीति ही भ्रष्टाचार की जड़ है। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? दिनकर जी का निधन आप जानते हैं
के मद्रास में हुआ। अपने मित्र के यहां टिके हुए थे। रात में हार्ट अटैक हुआ और वेलिंगटन नर्सिंग होम में उन्हें जब तक ले जाया गया तब तक उनका प्राणांत हो गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन वेल्लोर में हुआ। वहां पर अपने मित्र के यहां टिके हुए थे। उनके मित्र का नाम था रामनाथ गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। हार्ट अटैक किया और वहीं पर उनका निधन हो गया। जय प्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? इसका उत्तर होगा कि अमेरिका में जयप्रकाश बाबू घोर कम्युनिस्ट थे। हिंदुस्तान जब वापस आए तो वे कम्युनिस्ट में शामिल होने के बदले कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे उनके कांग्रेस मोह का पता नहीं चलता है। कांग्रेस मोह के कारण वे ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि कम्युनिस्ट में ही बताया गया है कि यदि आपके देश में कोई संघर्ष चल रहा है और वह संघर्ष करने में बहुत अधिक आगे बढ़ा हुआ है तो उसका साथ देना चाहिए। तो उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था हिंदुस्तान में। उस आंदोलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दल कांग्रेस था, तो इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए, वे कम्युनिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। ये कम्युनिस्ट की नीति ही मानी गई है। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? नारी की पराधीनता कृषि सभ्यता के विकास के साथ ही आरंभ हो गई। आप यहां पर देख रहे हैं कृषि सभ्यता के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता शुरू हो गई, क्योंकि पुरुष खेत खलिहान को संभालने लगे और नारियां घर को संभालने लगी, और घर संभालने के चक्कर में वह घर तक ही बंद कर रह गई। वही उसकी पराधीनता है। नर और नारी एक द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। कैसी? दोनों ही आदमी हैं। जिस तरह जानवर में नर और नारी दोनों समान रूप से स्वतंत्र होते हैं, समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, इसी तरह आदमी में भी नर और नारी दोनों समान हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में भिन्नता के कारण कार्य के अनुकूल उसका स्वभाव बनता चला गया। इसी को यहाँ पर दिखाया है कि दोनों के शारीरिक संरचना में एक रूपता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में भिन्नता के कारण दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में समान शक्ति है। कुंती का परिचय दें। आप जानते हैं कि कुंती पांडवों के संदर्भ में जानी जाती है। पांडवों की मां थी, वह सामान्य स्त्री की तरह ममतामयी मां के रूप में दिखाई पड़ती है। कुंती पंचकन्याओं में भी एक मानी जाती है। पंचकन्याओं का मतलब होता है वह 5 पतियों के साथ तो रह सकती है, लेकिन उसके पातिव्रत पर कोई दाग नहीं लगेगा। पंचकन्याओं में कुंती का भी नाम आता है। वह अविवाहित अवस्था में ही कर्ण जैसे पुत्र को सूर्य के माध्यम से प्राप्त कर लेती है और फिर लोकलाज के कारण उसे नदी में या समुद्र में प्रवाहित कर देती है, परित्यक्त कर देती है, और बाद में चलकर वह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की
माँ के रूप में विख्यात होती है। इस तरह आपने जान लिया कि पांडवों की माँ के रूप में महाभारत में कुंती का परिचय है। गैग्रीन क्या है? तो इसके उत्तर में आप कहेंगे कि गैग्रीन पहाड़ी क्षेत्र में कांटों के गरने से होने वाली एक खतरनाक बीमारी का नाम है, जिसका समय पर उपचार नहीं किया जाए तो हाथ पांव तक काटने की नौबत आ जाती है। इस तरह आपने जान लिया कि गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी का, जिसकी चर्चा रोज कहानी में हुई है। भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर मानते थे? देश के लिए दी गई कुर्बानी वाली मृत्यु को भगत सिंह सुंदर मानते थे। इसके माध्यम से वह अपने जीवन को सफल मानते थे। विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षा थी, या विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? आप जानते हैं कि विद्यार्थी ही तो देश का कर्णधार होता है। जिस देश का विद्यार्थी जितना बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होगा, उस देश का भविष्य उतना उज्जवल होगा। यदि विद्यार्थी को किताबी कीड़ा बनाकर छोड़ दिया जाए, संकीर्ण बुद्धि में रखा जाए, कुएं का मेढक बनाकर छोड़ दिया जाए, तो भविष्य में उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। भविष्य में देश का समुचित विकास करने के लिए विद्यार्थी को राजनीति में निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए, क्योंकि वही तो देश का वास्तविक कर्णधार हो सकते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट। तो कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, इसकी चर्चा अभी भी हो गई है कि देश के लिए दी गई कुर्बानी के आधार पर होने वाली मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। और ऐसी मौत से घबराकर जो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है, वास्तव में वह आत्महत्या तो कायरता है। जीवन की समस्याओं से घबराकर, जुल्मी सरकार के आतंक से घबराकर जो व्यक्ति आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएगा, तो वास्तव में वह कायर माना जाएगा, वह वीर क्रांतिकारी कभी नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह आपने देख लिया, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। विद्यार्थी को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए कि देश दुनिया की जानकारी उसे छात्र जीवन में ही होने लगती है, मिलने लगती है। इससे उसका चतुर्दिक मानसिक विकास होता है। पढ़ाई समाप्त करने पर उसे अपना देश, अपनी दुनिया, अपनी सरकार, अपने देश की राजनीति अपरिचित जैसा नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि वह उसको बिल्कुल स्वतंत्र रूप में समझ सकता है। उसको समझ रूप एक जवाबदेह व्यक्ति के रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। भगत सिंह कौन थे? यह आप लोगों के लिए पाठ में तो है ही, अलग भी अपरिचित बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और काकोरी के षड्यंत्र में उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार भगत सिंह आजादी के लिए शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे। चौर और मन किसे कहते हैं? आपने वो सदानीरा पाठ में पढ़ा होगा कि ताल दो तरह के होते हैं।
एक का नाम चौर और दूसरे का नाम मन। चौर उथले ताल को कहते हैं, जिसमें बरसात के समय तो पानी रहता है, बरसात समाप्त होने के बाद पानी समाप्त होता है, खेती बाड़ी भी की जा सकती है। मन गहरे ताल को कहा जाता है। इस तरह आपने जान लिया कि ताल दो तरह के होते हैं, चौर और मन। इसी को यहां पर बताया गया है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण प्रकृति के ऊपर अत्याचार, मतलब पेड़ों की कटाई, पेड़ों की बहुत अधिक कटाई के कारण चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई। आप देख रहे हैं चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई। इस कारण तेजी से मिट्टी का कटाव हो जाता है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है। पेड़ कट जाने के कारण बांध टूट जाते हैं और बाढ़ का प्रकोप। और यह भी जान लीजिए कि प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करने से कभी इतनी अधिक वर्षा हो जाएगी कि स्थिति बेकाबू, कभी इतनी कम वर्षा होगी कि अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे धांगर शब्द का क्या अभिप्राय है? धांगर शब्द का अभिप्राय ओराव भाषा में भारे का मजदूर होता है। भारे का मजदूर। यहां अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए, चंपारण क्षेत्र में नील की खेती के लिए बाहर से मजदूरों को मंगाया। यहां के मजदूरों पर उसे विश्वास नहीं था, बाहर से मजदूरों को मंगाया और उसी मजदूर मंगाने के क्रम में धांगर क्षेत्र से भी मजदूरों को मंगाया। तो इस तरह आपने जान लिया कि छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र से लाया गया। ये ओराव, मुंडा, लोहार आदि आदिवासी जाति मेल खाते हैं। ये चंपारण में नील की खेती में सहयोग करते थे। इन्हें गुलामों का जीवन जीना पड़ता था। इस तरह ये बड़े परिश्रमी, ईमानदार तो थे ही, साथ ही बड़े कलाकार भी थे। ये नाचने, गाने, चित्रकारी इत्यादि के भी बड़े शौकीन थे। इस तरह आपने धांगर से परिचय प्राप्त कर लिया। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? दोनों ही सैनिक थे, मानक भी सैनिक और सिपाही भी सैनिक, दोनों। और उस काल में आप जानते हैं कि सिपाही की मां, पाठ में लेखक ने द्वितीय महायुद्ध की चर्चा की है, जिसमें भारत के सैनिक भी भाग ले रहे थे। और उसमें यही बात थी कि युद्ध में जो सैनिक चला गया, मरना या मारना ही उसके जीवन का आदर्श हो जाता है। वह भाग नहीं सकता है। तो मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि मारना उनका स्वभाव था। मानक नहीं मारता तो मानक को ही मार देता सिपाही, और सिपाही को यदि नहीं मारता तो वैसी स्थिति में वही सिपाही मानक को मार देता। यानी एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं तो वे एक दूसरे को नहीं मारते तो अपने मारे जाते हैं। यही बताया है। मानक और सिपाही दोनों ही युद्ध में गोली चलाते चलाते बर्बाद हो चुके थे। मानक जानता था कि यदि वह सिपाही को नहीं मारेगा तो सिपाही उसे मार देगा। इस तरह सिपाही भी समझता था। इस कारण दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। इस तरह आपने इन प्रश्नों का उत्तर देख लिया। अब आगे देख लीजिए, कला के लिए सिद्धांत क्या है? विदेश में
कला के संदर्भ में दो बात आती है। एक का नाम है कला कला के लिए और एक का नाम है कला जीवन के लिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट और आर्ट फॉर लाइफ। आर्ट फॉर आर्ट कला कला के लिए है और आर्ट फॉर लाइफ कला जीवन के लिए। यानी जिस साहित्य में केवल आत्मिक बातें, प्रेम संवेदना इत्यादि की बातें, मनोरंजन की बात हो, तो वह कला कला के लिए सिद्धांत है। जिस कला में या साहित्य में जीवन की समस्याओं की चर्चा की जाए, वह कला जीवन के लिए है। तो आपने जान लिया कि मनोरंजन वाला साहित्य या वाली कला या प्रेम इत्यादि जो आत्मिक जीवन पर आधारित बात है, उस पर आधारित कला या साहित्य कला कला के लिए है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? लेखक के अनुसार सुरक्षा संघर्ष करने में है, छिपने में नहीं है। जो व्यक्ति छिपने का प्रयास करेगा वह कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति संघर्ष के लिए उतारू होगा, आग पर चलना सीखेगा, सुरक्षित वही रहेगा। इसी को यहां पर आप देख रहे हैं। लेखक डायरी सिर्फ नाम के लिए नहीं लिखता है, बल्कि उसे वह अपने कर्म की साक्षी बनाना चाहता है। इसी में वह अपनी सुरक्षा देखता है। वास्तव में लेखक के लिए डायरी आत्मनिर्माण का प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य है। उसकी डायरी में शब्द विलास के बदले आत्मसंघर्ष है, यही उसकी सुरक्षा है। जो व्यक्ति जितना अधिक आत्मसंघर्ष करेगा, वह व्यक्ति उतना सुरक्षित रहेगा और इसमें डायरी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तिरछ किसका प्रतीक है? यहां पर ध्यान रहे, तिरछ पाठ आप लोगों को पढ़ना है। तिरछ प्रतीक है, नगरीय संस्कृति का प्रतीक है तिरछ। यहां पर देख रहे हैं, संवेदन शून्य अमानवीय शहरी संस्कृति का प्रतीक तिरछ है। शिक्षा का अर्थ और कार्य क्या है, यह आपको ध्यान देना है। शिक्षा अपने आप में आत्मा का संस्कार है, जीवन का मार्ग निर्देशन करने वाला एक प्रकाश तत्व है। तो यही आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षा आत्मा का संस्कार और प्रकाश होती है। मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर करना ही शिक्षा का प्रमुख कार्य है। यह लोगों में प्रेम, सद्भावना, करुणा, दायित्वबोध, सृजनात्मक भावना जगाती है। यह व्यक्ति को पूर्ण निर्भीक बना देती है। और अंत में देखिए, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। याद रखिएगा कि भय के स्थिति में व्यक्ति की आत्मा दब जाती है, और जब आत्मा दब जाएगी तो वहां स्वतंत्रता कहां से आएगी? और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रतिभा का विकास संभव नहीं है, मेधा का विकास संभव नहीं है, शिक्षा का सही रूप उभर कर सामने ही नहीं आएगा। शिक्षा के लिए स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। शिक्षा के लिए मेधा का होना नितांत आवश्यक है, और यह भयपूर्ण वातावरण में नहीं है, क्योंकि भय के कारण लोभ इत्यादि का भी विकास हो जाता है, जिससे शिक्षा का दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। यही दिखाया है कि मेधा के लिए स्वतंत्रता चाहिए। भय में व्यक्ति परतंत्र रहता है, अतः भय में मेधा संभव नहीं है। इस तरह आपने लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा। लघुत्तरीय प्रश्न कौन? गद्य का। गद्य वाले भाग के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा। इन प्रश्नों को आप गौर से देखेंगे, अभ्यास करेंगे। इसके साथ साथ फिर आपको बता देना चाहेंगे कि मॉडर्न एटम बम के सारे प्रश्नों को एक बार जरूर सरसरी निगाह से देख जाएं, क्योंकि उससे भी हो सकता है कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए। इस तरह आपका ये पाठ पूरा हुआ। हम लोग फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।